नमस्कार। वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 11 भूगोल में पृथ्वी की संरचना पार्ट 3 इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की संरचना में पहला भाग आता है भूपर्पटी। ये ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। ये बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में ये मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। अगला भाग आता है मैंटल। भूपर्पटी में पर्पटी के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। ये मोह अशांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मैंटल का ऊपरी भाग दुर्लभता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। ये ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की संरचना का तीसरा भाग है क्रोड। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकल, लोहा, इसे नीफे परत के नाम से जाना जाता है। नीफे का अर्थ है Na का निकल, Fe का फेरस। इसलिए क्रोड मुख्यतः निकल और फेरस से बना हुआ है। अगला बिंदु ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के नीचे चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपर भाग में है ये मैग्मा कहलाता है। जब ये भूपटल के ऊपर या धरातल पहुंचता है तो लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रहार, लावा के जमे हुए टुकड़ों को मलवा, ज्वलखंडास्मी, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से है। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह का छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। यही कारण है इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरल निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी स्फोट भी हो जाते हैं।
अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शांत लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वाला खंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। अगला है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका ये स्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मेग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनकी बहुत पास स्थिति है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर में घने लावा प्रवाह से ढके। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक यूं श्रृंखला है जो 17,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इन कटक मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसको अपन और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, पहले अंतर्वेदी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो ज्वाला निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। लावा का ये जमाव या तो धरातल में पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी सेलें और पातालीय सेल। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती। इनमें से कुछ आपको पाठ्य पुस्तक के चित्र में दिखाया गया है। बेथोलिथ, यदि मेग्मा का बड़ा पिंड भूप्रपटी से में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनको गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है। इन्हें बेथोलिथ कहा जाता है जो मेग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। लेकोलिथ, अगला है लेकोलिथ आकृति। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से बनती है। अंतर केवल ये होता है
कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। लेकोलिथ व बेलोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेपोलिथ और फेकोलिथ व सिल ऊपर उड़ते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाया जाने वाला कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। ये तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनित के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाग नली में मेघमा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बेथोलिथ में विकसित होती है। यही फेकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। ये कई मोटाई वाले जमाव को सीट या घनी मोटाई वाले जमाव सिल कहलाते हैं। अगला है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने ढक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो भैयाओ, आपको इन दोनों वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आई होगी। धन्यवाद।